चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वैशाली पारीक भी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली। बाजार के सेंटिमेंट्स ऑन अ वीकली एक्सपायरी आज आप कैसे देख रही हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगी, बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट कई दिनों से हम देख रहे हैं 17,000 सपोर्ट होल्ड कर रहा है और रिफ्यूजिंग टू गो अबाउट 17,350। सो व्यू अभी भी वही रहेगा बिकॉज इट continuing to be in a no trade zone. So 17,000 आज के लिए support and 17,350 will be my resistance for today. और कहा जाए बैंक निफ्टी comparatively outperform कर रहा है। 38,500 का एक prominent support है, so that would be my support range, और 39,500 to 39,700 एक resistance बन रहा है। So आज के लिए वो range बनेगी, तो trading strategy उसी अनुसार बनेगी। राय वैशाली की आज के मार्केट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी फोकस करते हैं। और आज की बड़ी 3 अहम खबरें कौन सी हैं? त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहने वाले वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन आई है। लगभग 76% स्टेक जो है जेके शाह क्लासेस में 338 करोड़ रुपीस में लेंगे। इसके अलावा जो डील के बाद बात करें तो प्राइस टू रेवेन्यू लगभग 4.7 टाइम्स FY22 का है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तीसरा एक्विजिशन आया है वेरेंडा लर्निंग से। उसके अलावा जो है यूरेका और टाइम, इन दोनों में भी एक्विजिशंस देखने मिले थे पिछले 2 साल में। और याद रखिए स्टॉक जो है 2.5 गुना बढ़ चुका अपने IPO प्राइसेस से। और 18 स्वदेश को एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू टारगेट रहेगा अगले 3 साल में, तो इस स्टॉक को जरूर फोकस में रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा आपके पाइप सेक्टर में जो बस कर रहा है, महाराष्ट्र सीमलेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रही है कि बोर्ड 17 अक्टूबर को मिलने वाली है, जहाँ पे 2 चीज डिस्कस होगा। एक होगा बोनस इशू, एक होगा शेयर स्प्लिट। अब याद रखिए जो फेस वैल्यू है लगभग 5 रुपए प्रति शेयर का। और कल भी न्यूज आई थी कि कंपनी ने 315 करोड़ रुपए जो है प्रीपे कर दिए लोन्स को लेके। तो ऑफकोर्स जो है डिमांड स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिल रही है, तो इसको भी जरूर फोकस में रखेगा। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से मिष्टान फूड्स। यहाँ पे जो है प्लांट उन्होंने जो है 1000 किलोलीटर्स पर डे का कैपेसिटी का एक ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले गुजरात में। लगभग 2250 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एनुअल रेवेन्यू 3500 करोड़ हर साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से। और आगे जाते हुए जो कमेंसमेंट होगी उसकी बारे में बात करें तो दूसरे तिमाही 2024 से जो है ये प्लांट कमेंस होने वाली है। शुक्रिया आपका ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो वेरांडा लर्निंग फोकस में है, महाराष्ट्र सीमलेस भी बोनस शेयर्स पर 17 अक्टूबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है। उसके अलावा मिष्टान फूड्स, यहाँ पर आप देखिए स्नैक्स, फूड, FMCG से जुड़े काउंटर्स, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है फोकस में। लेकिन चलिए अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अब बाजार पर टेक्निकल पिक्स क्या है वो जान लेते हैं। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रेडिंग पिक्स क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमारी 3 पिक्स रहेगी, तीनों बाई साइड रहेगी। हमारा कॉल ऑफ द डे बालकृष्ण इंडस्ट्री रहेगा। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। लोअर टाइम फ्रेम में भी अच्छे ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री 1940 के आसपास हम लॉन्ग करके चलेंगे। 1990 का हमारा टारगेट रहेगा। 1914 एज ए स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेट्रोपोलिस रहेगा। मेट्रोपोलिस के ऊपर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। 1580 के आसपास की क्लोजिंग थी, ये लॉन्ग करके जाएंगे हम। 1630 तक का हमारा टारगेट है और 1550 एज स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और लास्ट जो कॉल रहेगा वो सन फार्मा है। सन फार्मा में भी हम देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है और डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज अ कंटिन्यू पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। तो सन फार्मा 955 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 989 का हमारा टारगेट है एंड 929 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पैनल में मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ आपसे समझना चाहेंगे, आपकी तरफ से भी आज की ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। जी हाँ, जस्ट बिफोर दैट पूजा मानसी, आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। एंड ऑन लाइटर नोट, मुझसे तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं फास्टिंग होती है। दैट इज व्हाट आई कॉल फास्टिंग। बट जो आप कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। सो ऑल द बेस्ट विशेस एंड कुडोस टू यू ऑन दैट। देखिए मेरे दो पिक्स हैं आज। पूजा कर रही है करवा चौथ यहाँ पर। सॉरी, सिर्फ पूजा कर रही है आज करवा चौथ। ओके, तो पूजा सारी कॉम्प्लीमेंट्स मानसी वाली भी आपको सपोज रहे। जी हाँ, देखिए मेरे 2 पिक्स हैं। दूसरा है पहला है त्रिवेणी टरबाइन। ये स्टॉक हमने पहले मिड अगस्त में डिस्कस किया था अराउंड 200 लेवल्स। आज स्टॉक करीब 260 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है।
in all kinds of market scenario this stock has shown its strength one way ऊपर गया है पोजिशनली इसका काफी और बड़ा टारगेट है बट मैं कहूंगा अभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कोई लेना चाहे तो 280 के टारगेट से लीजिए 260 जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे बट जैसा मैंने बताया पोजिशनली आप होल्ड करेंगे तो इसमें 325 330 के लेवल्स भी आ सकते हैं जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ज्योति लैब्स नाउ दिस स्टॉक आल्सो हैज बीन डूइंग फेयरली वेल इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और जहां पे इसके हम कुछ सेटअप्स देख रहे हैं दिस इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्टॉक और ऊपर जा सकता है जहां पे करीब 215 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है बट दैट इज स्टिल अ गुड 3-4% अवे a little more than that तो यहाँ पे आप 215 के टारगेट के लिए ज्योति लैब्स बाय कर सकते हैं 198 का स्टॉप लॉस रहेगा एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा इट्स नॉट अ कॉल टुडे किर्लोस्कर ऑयल हमने कल डिस्कस किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 275 स्टॉक में एक मोमेंटम आया है स्टॉक 280-85 के लेवल्स तक गया था अगर पोजिशनली आप होल्ड कर रहे हैं तो इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए दिस स्टॉक विल सी लेवल्स ऑफ 350 टू 365 लेकिन ये आपको पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा सो दैट्स जस्ट एन अपडेट खुश हम और आप 185 रुपीज से इसको ट्रैक कर रहे हैं और ये यहाँ पे स्टोरी टेलर चेंज हो गया है और स्टोरी भी चेंज हो रही है 8-9 साल के बाद आई थिंक 10 साल के बाद उन्होंने एक एनालिस्ट डे किया था 185 का भाव था किर्लोस्कर फेरिस सबसे पहले चलना शुरू हुआ था उसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन चलना शुरू हुआ 185 वाला आज 285 और 365 के टारगेट आ रहे हैं एक बार किर्लोस्कर फेरिस भी लेके आई है वो पहले फैमिली का स्टॉक है क्योंकि 3-4-5 कंपनीज हैं लिस्टेड ये 6 महीने का है 1 साल का दिखाइए डॉक्टर साहब 250 वाला 360 हाँ बिल्कुल ठीक है 1 साल वाला लेके आइए डॉक्टर साहब नीचे में ये हाँ वही 250 वाला ऑलमोस्ट 400 जा चुका है टॉप में So Ajay, like you say, either the story changes or the storyteller यहाँ changes. दोनों चेंज हो रहा है दोनों चेंज हो ऑयल इंजन में पिछले 5 सेशंस में करीब 20% के अप मूव्स है सो गुड इसी कॉल की बाइंग आ रही है उसके अंदर फंड बाइंग है ये और ये इसीलिए खराब बाजार हो ठीक बाजार हो जहां माल मिल रहा है कोई जमा कर रहा है ऐसा सेंस आ रहा है यही कुछ बोल रहे हैं वैशाली से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं वैशाली गुड मॉर्निंग आपकी लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज किस तरफ है आज तो मेरी बाइंग की स्ट्रेटजीज है सब स्टॉक्स में फ्रंट लाइन में मैं फर्स्ट कॉल दूंगी एक तो टाटा कंज्यूमर काफी करेक्ट हो चुका है मेरे हिसाब से टेक्निकली 740 का एक बेस बन चुका है सो आई वुड आस्क टू रेकमेंड आई मीन टू बाय एट दीज लेवल्स तो पोजिशनल टारगेट रहेगा 770 टू 780 लेवल्स सो ये एक स्टॉक मुझे सही लग रहा है दूसरा है DLF जो वो भी करेक्टिव मूव के बाद एक स्टेबिलिटी दिख रही है 360 लेवल्स पे सो ये लेवल पे मैं बाय रेकमेंड करूंगी फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 380 और मिड कैप में मेरे 2 स्टॉक्स है एक तो है KPIT टेक्नोलॉजी जो हमने कल देखा कि ट्रेंड तो अपसाइड का है ही और एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम भी शुरुआत हुई है सो 640 के सपोर्ट के साथ ये मैं स्टॉक फिलहाल रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 720 और दूसरा हमारा एक पोजिशनल ट्रेड है जुबिलेंट इंग्रेविया Jubilant Ingrevia also doing very well 520 के सपोर्ट के साथ 620 का टारगेट आईटी स्टॉक्स पे क्या स्ट्रेटजी बन रही है ट्रेड की निकुंज जैसा बता रहे थे कि बाजार ठीक ठाक नंबर भी इग्नोर कर रहा है बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं है इस समय आईटी बाय करने के लिए जी हाँ नीचे आ गए वैल्यूएशंस लेकिन ग्रोथ के डर है और ये एक ग्लोबल सेक्टर है कोई टच नहीं करना चाहता नंबर्स अच्छे आ रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ की बात की टीसीएस ने बाजार नजरअंदाज किया बायबैक आया आईटी में इन्फोसिस में बाजार नजरअंदाज किया HCL टेक ने हल्की सी गाइडेंस बढ़ाई है और मार्जिन भी बढ़ा है उनका अब देखना होगा आज कैसे रिएक्ट करता है मयूरेश से मैं एक कॉल लेना चाहूंगा अगर मैं कल BTST करके गया या मैंने लास्ट 2-3 दिन में पॉजिटिव साइड पे ट्रेड बनाया है आईटी में क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया आपको लगता है इसमें रुकना चाहिए मयूरेश जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं मॉर्निंग अजय दो चीजें आई थिंक जैसे नंबर्स आ रहे हैं अभी भी जो डर बना हुआ है वो 2 काउंट्स पे बना हुआ है एक आई थिंक जो अट्रीशन फिगर्स हैं वो थोड़े काबू में आने की एक राय रख रहे हैं आईटी कंपनी जो कमेंट्रीज में पढ़ रहा हूँ तो आई थिंक दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स इट शुड लार्जली बी अंडर कंट्रोल बट आई थिंक जो एक एबिट मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट आया है both because of wage hikes, variable pay increases और जनरल इंसेंटिव पे आउट्स की वजह से वो थोड़ा प्रेशर में डाल सकता है दूसरा आई थिंक अगर हम ग्लोबल स्लोडाउन की जेन्युइनली बात कर रहे हैं और जहाँ पे आई थिंक संकेत काफी साफ हो रहे हैं वो यूरोपियन रीजन हो अमेरिकी रीजन हो और सबसे बड़े 3 सेक्टर्स जहाँ पे अपने आईटी सेक्टर की आई थिंक बड़ी एक्सपोजर है BFSI, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक ये 3 सेगमेंट्स अगर हिट होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड क्लॉबैक
कहीं ना कहीं आई थिंक जो नए ऑर्डर्स आएंगे ये तीनों सेगमेंट्स विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप टियर कंपनीज के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर साइज एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एज वेल, इसमें थोड़ा खतरा बना हुआ है। अभी ये ऑर्डर्स अजय जी आई थिंक आर नॉट गोइंग टू एमिनेट राइट नाउ। आई थिंक जो ऑर्डर फर्मिंग अप होती है वो Q3 ऑनवर्ड्स होती है, लार्जली Q4 इन आवर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए Q3 में जो फरलॉग्स आते हैं यानी क्रिसमस हॉलीडेज होंगे, प्लस दिस फियर ऑफ स्लो डाउन एंड द फियर ऑफ क्लाइंट कटिंग डाउन बजट्स, हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि काफी मैनेजमेंट्स का यही कहना है कि आईटी बजट्स इवन इफ रिसेशन कम्स विल नॉट गेट कट सिग्निफिकेंटली। ये डर का माहौल जरूर है। तो आई थिंक जो फ्री कैश फ्लो से जनरेट कर रहे थे कोविड के पीरियड में, और जो कॉस्ट भी बढ़ी है, आउटसोर्सिंग, लीजिंग, ट्रैवल कॉस्ट्स, आई थिंक ये दबाव लाएगी। तो ये दोहरा जो दबाव है, इवन इफ रिजल्ट्स आर अ लिटिल बिट बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, ये थोड़ा प्रेशर में आईटी स्टॉक्स को है रेंज बाउंड ट्रेड में रख सकते हैं। तो हमारी राय यही है कि आई थिंक एक जो विलियम ओनिल की मेथोडोलॉजी है, शायद एक रेंज में फंसे हुए हैं बिटवीन मूविंग एवरेजेस, और रेंज में फंसना शायद बरकरार रहेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। काफी कुछ स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, a few outliers will always be there who give outstanding numbers शायद मिड कैप आईटी स्पेस में, but generally I think एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आईटी सेक्टर की। ओके, तो रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है आईटी स्टॉक्स में। चलिए, आईटी स्टॉक्स के नतीजों पर हमने चर्चा की और आगे के फंडामेंटल्स भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम HCL टेक से। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और दूसरी है मैक्वायरी की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट का पहले रुख कर लेते हैं। उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडरवेट की राय से HCL टेक को ओवरवेट की राय दी है। लक्ष्य रखा है 1000 प्रति शेयर का। सॉलिड ग्रोथ, मार्जिन सरप्राइज और चीप वैल्यूएशन के चलते ये ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। रेवेन्यू ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नजर आई है सर्विस के बिजनेस में। ईबिट ग्रोथ जो इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के चलते स्टॉक में री रेटिंग भी हो सकती है। और ईयर टू डेट परफॉर्मेंस अगर हम देखें कंपनी का, तो उसने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को, और वैल्यूएशंस भी पीयर से मुकाबले एक स्टीप डिस्काउंट पर नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है HCL टेक के लिए, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 1420 प्रति शेयर का। अनुमान से काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं, ऐसा मैक्वायरी का मानना है। EBITDA मार्जिन गाइडेंस फॉर्मली वो लोअर हो गई है, 18 to 19% की EBITDA मार्जिन गाइडेंस दी है। और HCL टेक मैक्वायरी का टॉप पिक है ये सेक्टर में, जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1420 प्रति शेयर का। विप्रो पर राय जान लेते हैं। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है और दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल्स है। CLSA ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, जबकि सिटी ने विप्रो पर बिकवाली की राय बरकरार रखी। पहले जानते हैं CLSA का क्या कहना है। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 450 का। उनके मुताबिक जो दूसरे तिमाही के नतीजे थे वो इन लाइन थे, अनुमान के मुताबिक थे। FY23 की कमेंट्री थोड़ी होपफुल नजर आ रही है, मगर जो तीसरे तिमाही की गाइडेंस है वो थोड़ी कंजर्वेटिव है। मार्जिन्स बॉटम आउट हो गए हैं और एक्सपेंशन पर टाइट वॉक करना होगा, जिसके और वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 450 प्रति शेयर का। सिटी ने हालांकि बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य रखा 370 प्रति शेयर का। दूसरे तिमाही के जो नतीजे थे वो इनलाइन थे एक्सपेक्टेशन से। तो जो Q3 की ग्रो गाइडेंस है वो अनुमान से हालांकि वीक आई है, जिसके चलते सिटी ने विप्रो पर बिकवाली की राय बरकरार रखी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये आईटी के रिजल्ट्स के बाद विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, HCL टेक्नोलॉजीज पर पॉजिटिव ब्रोकरेजेस और विप्रो पर इस वक्त अगर देखें तो सेल की रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तो हुई आईटी सेक्टर की बात, लेकिन वामाक्षी इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेजेस के रडार पर हैं? आयोकॉन की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 415 प्रति शेयर का। पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है इनको इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, और अर्निंग्स कैटलिस्ट हो सकता है अगले कुछ तिमाही में। स्टॉक की जो अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली है, ये अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी है बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक, और इसी के चलते उन्होंने बायोकॉन पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। ITC पर अब फोकस कर लेते हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, आउट परफॉर्म की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 355 प्रति शेयर का।
का, वो अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन एनहांस कर रहे हैं। आईटीसी की जो ESG एफर्ट्स है उसमें भी काफ़ी मजबूती नज़र आ रही है और उनका जो ऐप है ITC मार्स वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं पार्टनर्स के द्वारा, और ये प्रोग्राम के चलते ITC का जो आशीर्वाद ब्रांड है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, जिसके चलते CLSA ने ITC पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। मारुति पर भी फोकस कर लेते हैं। CLSA की तरफ से बिकवाली की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 7,597 प्रति शेयर का। FY23 में डिमांड मॉडरेशन उन्हें नजर आ रहा है, मगर SUV सेगमेंट का जो शेयर है वो आगे चलते हुए बढ़ सकता है। EBITDA एस्टिमेट्स को भी करीब 11 से 12% तक बढ़ाया है FY23 और FY24 के लिए, और इसी के चलते CLSA ने मारुति पर बिकवाली की राय बरकरार रखी। और आखिर में फोकस करेंगे एशियन पेंट्स पर। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 3,525 प्रति शेयर का। उनकी जो 18 to 20% EBITDA आ सकता है मीडियम टर्म पर। कंपेटिटिव पोजीशन जो कंपनी की है वो और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और होम इंप्रूवमेंट में एक ये लार्जर प्ले टारगेट कर रहे हैं, तो इसके चलते एशियन पेंट्स पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी। ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए आपका शुक्रिया। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी एशियन पेंट्स का स्टॉक है और यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज आते हुए दिखे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आप देख रहे हैं। स्टॉक की अगर बात करें, होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में जो बेहतरी है उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा और शॉर्ट टर्म बेसिस ये स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये मानना है इस ब्रोकरेज रिपोर्ट का। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनके आइडियाज भी जानते हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर हैं, कहां पर बेट लगाना चाहेंगे आप? बताइए कौन से स्टॉक्स पर पॉजिटिविटी है और क्या बिकवाली की भी कॉल्स हैं आज? तो तीनों के तीन बाय कॉल्स होंगे। सबसे पहले बाय होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। एक ही जो स्टॉक है जो होल्ड ऑन कर रहा है रिसेंट स्विंग लोज पे, ज्यादा करेक्शन भी नहीं है, रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, मोमेंटम आना चाहिए 1280 के ऊपर। तो फॉर नाउ अभी एक स्टॉप लॉस है 1210, टारगेट होगा 1400। दूसरा है बाय IDFC फर्स्ट बैंक, जिसने कल एक नया 52 वीक हाई बनाया और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करते जा रहा है और लास्ट एक डेढ़ साल का भी ब्रेकआउट है और लीडरशिप ले रहा है बैंकिंग स्पेस में। स्टॉप लॉस होगा 52, टारगेट 65। और लास्ट होगा एक रिस्की बेट जो है RBL बैंक, जो लास्ट 3-4 दिन से जब भी मार्केट इतना वोलेटाइल था तब भी ये स्टॉक गिरा नहीं। जनरली एक हाई बीटा स्टॉक है और अगर नहीं गिर रहा तो एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। कल छोटा सा आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट भी हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट होना चाहिए 130 के ऊपर। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 119, टारगेट होगा 150। RBL बैंक, जी हाँ, काफी दिनों बाद अच्छा मूव आया। नरेश, थैंक्स फॉर दैट। वैशाली, एक स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स। कल आखिरी घंटे में जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। आपका ओबरॉय, लोधा, रेमंड, काफी स्टॉक्स बज हो गए, लेकिन मैं रेमंड पे आपका चार्ट चेक करना चाहूंगा। रेमंड में अभी कुछ नेगेटिव न्यूज आई थी तो ऑलमोस्ट 930 के आसपास चला गया था, तो अभी वापस आ गया है 1260 के आसपास, कल के बड़े 150 रुपए के मूव के बाद। काफी लोगों ने इसमें BTST भी किया होगा, आई एम श्योर। और 970-30 के आसपास जब ये नेगेटिव न्यूज की वजह से गिरा था, उस समय भी काफी बाय कॉल्स आ गई थी। इस समय क्या करना चाहिए? यहाँ पे कल का वॉल्यूम बैक्ड अब लगता है, पोजिशनली बताइए और ट्रेड के हिसाब से ही बताइए। मेरे ख्याल से कल जैसे कि मूव आया था, इट वाज अ वेरी वेरी क्लियर सिग्नल ऑफ अ बाय। तो आई एम श्योर मेनी ऑफ देम वुड हैव बॉट, ये लेवल पे बाय जरूर किए होंगे, बिकॉज एक नई राउंड ऑफ रैली शुरू हुई है रेमंड में। और मेरा जैसे कि कल की कैंडल फॉर्मेशन है, 1280 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो आई थिंक ये क्रॉस करेगा और आगे जाके 1320 का भी टारगेट आ सकता है। सो एक 1220 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखे, बाय करना भी है तो 1220 एक सपोर्ट लेवल है, तो उसी अनुसार बाइंग स्ट्रेटेजी बनाए एंड वेट फॉर अ टारगेट ऑफ 1320 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। किरण, महाराष्ट्र सीमलेस, एक साल का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब महाराष्ट्र सीमलेस। हालांकि हम आपको एक पाइप कंपनीज के ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च थोड़ी देर में आपके लिए लाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र सीमलेस इन पर्टिकुलर, इससे मैं किरण जानी से पूछना चाहूंगा। 52 वीक हाई करीब है स्टॉक, इनफैक्ट और लंबा चार्ट देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे आ गया है और सॉलिड प्रदर्शन है। कल कंपनी ने बोनस शेयर के अलावा भी अपना 300 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट प्री पे करने का ऐलान किया है एक्सचेंजेस पे। मुझे याद नहीं आ रहा बहुत दिनों बाद किसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट प्री पे
करने का ऐलान किया। आप समझ रही हैं मानसी इसका क्या बात होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैश फ्लोज कंपनी के बहुत मजबूत हैं। चार्ट्स भी कैसे लग रहे हैं, यहाँ से ट्रेड का क्या लेवल्स वॉच आउट फॉर करने चाहिए? 70% in just 152 weeks. एंड अभी ये गिरा था, अपॉर्चुनिटी दी थी पूरी भरपूर, 700 750 के आसपास आया था, एंट्री पॉइंट मिला था। किरण, महाराष्ट्र सीमलेस महाराष्ट्र सीमलेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन में था। ये पहला ब्रेकआउट हमने 2021 में देखा करीबन 350 के आसपास। उसके बाद हमने देखा एक वन साइड रैली ऊपर में 600 तक की आई, वापस स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। लेकिन हमेशा ये कंसोलिडेशन में आपने देखा होगा ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस के अंदर ही ट्रेड करता था। सो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी। साथ ही साथ फंडामेंटल इसके काफी अच्छे हैं। देयर आर वेरी फ्यू फंड मैनेजर आर होल्डिंग दिस स्टॉक आल्सो। और ओवरऑल अगर मैं टेक्निकल पैटर्न की बात करूं, जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल में जनरली हाईज में एक न्यू हाई, लो में एक न्यू लो, इस थियरी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्टॉक काफी एक मजबूत चार्ट पैटर्न हमें दिखा रहा है। नीचे में जब तक 680 700 ये जोन जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। रिसेंटली अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे एक लो बना हुआ है 725 का। सो कहीं ना कहीं वो जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट कर चुका है। लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूअसली बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो एक रिस्की एक अग्रेसिव बेट अगर किसी को लेनी है तो 725 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, जिस तरह का कंसोलिडेशन रिसेंटली हुआ है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 1000 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो 725 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी टारगेट 1000 का टारगेट महाराष्ट्र सीमलेस। मयूरेश, आपने देखा होगा बाइजू की क्या खबरें आ रही हैं। पहले तो उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल उठे, उन्होंने काफी देरी से अपने रिजल्ट्स एक्चुअली डिक्लेयर किए। चलिए अनलिस्टेड कंपनी है, चल जाएगा शायद। उनके कुछ बोर्ड मेंबर्स ने लंबे लंबे लिंक्डइन के ऊपर नोट्स लिखे कि वाकई कंपनी कितना अच्छा कर रही है। आपने लिया, देखा या नहीं मुझे नहीं पता। और दूसरी तरफ वरांडा लर्निंग नाम की एक एडटेक कंपनी है जिसकी खबर आई है कल, बैक टू बैक एक्विजिशन। पहले टाइम का किया, अब जेके शाह, क्योंकि आप मुंबई के हैं तो आप जेके शाह से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। क्या लगता है इस स्पेस में, और क्या वरांडा पे नजर रखते हैं मयूरी? Selectively, in fact, अजय जी जेके शाह क्लासेस में मैं खुद आई थिंक आई हैव टेकन माय क्लासेस प्रोफेशनल। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको कैसा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है अब ये जेके शाह पावर्ड बाय वरांडा हो जाएगा? तो एब्सोल्युटली, in fact, हमारे जब क्लासेस होते थे आई थिंक 100 स्टूडेंट बैठते थे आई थिंक टेरेस पे। कितने क्लासेस में, या बंक मारते थे आधे से ज्यादा? पॉइंट ये है। नहीं तो जनरली आई थिंक एजुकेशन एज अ स्पेस, अजय जी, आई थिंक इज वन स्पेस, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो सरकार ने जारी की है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। दूसरी चीज आप देखिए, आई थिंक जो बाइजूस है, जो आई थिंक वो हो रहा है, अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बट अनलिस्टेड स्पेस में जो हो रहा है आई थिंक उसे वहीं पे लिखने देते हैं। अगर वो लिस्टेड होता तो आज उसके क्या हाल होते थे मार्केट में, ये आप जानते ही हैं। बट विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, आई थिंक जो एजुकेशन चेंजेस आएंगे बोथ इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, सिलेबस और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, आई थिंक ये काफी जबरदस्त हो सकती है। तो आई थिंक एन ऑल्टरनेट वे, आई थिंक वेदांता तो को मैं कवर नहीं करता, बट एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज लुकिंग एट पब्लिशिंग हाउसेस एज वेल। आई थिंक जो एजुकेशनल बुक्स पब्लिश करते हैं, आई थिंक इस पे आप जरूर फोकस रख सकते हैं। आई थिंक talks like Navdeep Education as an example with the new policy, और जैसे नए ग्रेड्स की आई थिंक अपडेट्स आने लग जाएंगे, एंड इट हैपेंस ग्रेड वाइज। आई थिंक लास्ट जब चेंज हुई थी 13-14 वर्ष पहले, आई थिंक ग्रेड वाइज पॉलिसी चेंजेस आए थे, और इसलिए आई थिंक एज अ स्पेस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट विद दिस न्यू पॉलिसी आई थिंक कीप अ ट्रैक ऑन ऑल दीज पब्लिशर्स। आई थिंक मेरे ओपिनियन में अगले 2 से 3 वर्षों में as grading happens and new publications come through every year, I think these guys can really do फोकस में है। और एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह का बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ से और ज्यादा डेवलपमेंट्स की पूरी उम्मीद है। और जेके शाह, अजय, जब आपने इसका जिक्र किया, हमारे सारे के सारे सीए फोक्स व्यूअर्स जो होंगे वो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, बिकॉज वन जेके शाह इज द ओनली वन, आई मीन द मोस्ट नोन फॉर द सीए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जेके शाह में कहानी क्या है। हाँ, स्टोरी टेलर चेंजेस। इज इट? जेके शाह का जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं बेटा है या बेटी हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जेके शाह में आगे आ गई हैं। अच्छा। और ये जो ट्रांजैक्शन वरांडा के साथ किया है, ये उन्हीं का इनिशिएशन है। और मुझे ज़्यादा डिटेल तो अभी पता नहीं है, हम कोशिश करेंगे लाने की, बट मेरा ये व्यू है कि शायद जेके शाह मैनेजमेंट ही रन करेगा जेके शाह को। सिर्फ
ओनरशिप चेंज हो रही है। मयूरेश, आप जानते हैं जेके शाह मैनेजमेंट? अपेरेंटली वो बहुत शानदार मैनेजमेंट है और आप बता रही हैं, मयूरेश ही बता रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करेगा रन करना जेके शाह क्लासेस को, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है। आपका जेके शाह पे हाई मार्जिन बिजनेस? नहीं मयूरेश? नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई थिंक जो एक क्वालिटी इम्पार्ट करते हैं वो तो जैसे मानसी भी बता रही थी, आई थिंक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। तो आई थिंक आई न्यू हिम वेरी वेरी वेल। अभी आई थिंक टच में नहीं है, बट आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ डिलीवरी। न्यू ब्लड इन दी सिस्टम और इनोवेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। वेरांडा लर्निंग पर फोकस रहेगा। न्यूज़ फ्लोज आते हुए लगातार एजुकेशन स्पेस में। कुछ आपसे आईटी सेक्टर पर पर्टिकुलरली एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर एक राय जानना चाहेंगे। अभी हम मयूरेश से उनका फंडामेंटल नजरिया भी जान रहे थे और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के बाद पॉजिटिव ब्रोकरेजेस आना शुरू हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट से यहाँ पर रिपोर्ट जो है उसे बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग दी है। क्या आपको लगता है आईटी पैक को स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना या फिर कुछ हद तक, क्योंकि ग्लोबल सेक्टर है, एक इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ हो रहा है उसका भी पड़ेगा, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में आईटी या मिड कैप आईटी में कहीं कोई एंट्री लेवल्स अगर आपको नजर आ रहे हैं? मानसी, आपने क्वेश्चन ही बहुत सही तरीके से समराइज करके पूछा है। देखिए, देयर वाज अ वेरी गुड चांस फॉर द आईटी सेक्टर टू सॉर्ट ऑफ रीबाउंड नाउ एंड ब्रिंग सम कन्विक्शन बैक। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो नैस्डैक में हम फॉल देख रहे हैं, वी नो दैट इज दैट फॉल इज मच मोर एक्सैजरेटेड एज कंपेयर टू डाउ जोन्स, राइट? तो वो एक रब ऑफ इफेक्ट जो ही आ रहा है। अब जो हमारा रुपी वीकन हो रहा है उसका एक एडवांटेज मिल रहा है, उसके चलते हमने एक अपमूव देखा इन स्टॉक्स में, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक निकुंज जी सुबह यही कह रहे थे कि इनमें मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। नाउ अ लॉट ऑफ दीस स्टॉक्स आर मूविंग अप, लेकिन जो इनके की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके आसपास आके कहीं ना कहीं थम रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको इस स्पेस में वैल्यू लग रही है, तो आप स्टैगर्ड मैनर में, जैसा आपने पूछा बिल्कुल सही है, स्टैगर्ड मैनर में इन्हें बाइंग इनमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दे विल नाउ क्लासिफाई फॉर ट्रेडिंग प्ले, बिकॉज रिजल्ट्स इन लाइन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गाइडेंसेस भी इंप्रूव हो रही है जैसा एचसीएल में हुआ है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं गैदर हो रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर स्टैगर्ड मैनर में आप इनको अक्यूमुलेट करिए। ट्रेडिंग के लिहाज से जो इनके शॉर्ट रेंजेस हैं उसको प्ले करिए। अब जहां तक एचसीएल टेक की बात है, इसमें 935 940 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज पड़ रहा है। स्टॉक ने पिछले 3 सेशन से, इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशन में काफी बार ऐसा किया है कि इस रेंज पे आके बाउंस बैक दिखाया है। तो 940 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस बनाइए। इसमें जो ऊपर के लेवल्स हैं विच इज 975 एंड देन 985, ये जो 2 रेंज हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिए प्ले करना चाहते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटे टारगेट्स के लिए प्ले करिए। इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर बिकॉज दे आर नॉट गैदरिंग एज मच मोमेंटम एज वाज एक्सपेक्टेड व्हेन दिस रैली स्टार्टेड। ठीक है, तो ये व्यू टेक्निकल एचसीएल टेक पर आपको दे दिया गया है। इस बीच चलिए कुछ और भी सेक्टर्स पर फोकस करते हैं और हम देख रहे हैं कि पाइप शेयर्स जो हैं, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, महाराष्ट्र सीमलेस जैसी जो कंपनियां हैं, अभी उसकी खबर भी हम उस पर चर्चा कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में है। इसके लिए आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, क्यों इतनी तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, इस पर एक डिटेल एनालिसिस लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशीषा, बताइए पाइप शेयरों में तेज़ी की वजह क्या है? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, पाइप शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एपीएल, अपोलो ट्यूब्स में पिछले 5 दिनों में 7% का उछाल देखने को मिला है। वीनस पाइप्स जो एक रीसेंट लिस्टिंग है उसमें पिछले 1 महीने में अराउंड 35% का उछाल देखने को मिला है। और महाराष्ट्र सीमलेस में भी सिमिलर स्टोरी है, पिछले 6 मंथ्स में अराउंड 38% का राइज देखने को मिला है। अभी इसकी वजह जान लेते हैं। याद रखें, डिमांड जिस सेक्टर से आती है इस स्टील पाइप्स की, पेट्रोल, पेटकेम, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, इन सब सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और उसी के चलते स्टील पाइप्स की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया डोमेस्टिक स्पेसिफिक बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फोकस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और उसी के चलते भी स्टील पाइप की डिमांड बढ़ रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। काफ़ी मैनेजमेंट्स का ऐसा मानना है कि एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंक्वायरीज बढ़ रही है और उसी के चलते भी इस स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक
बात करें तो एपीएल अपोलो के रिसेंटली ऑपरेशनल अपडेट आए थे। इनफैक्ट सेल्स वॉल्यूम्स में हमने हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम देखे इस क्वार्टर में 6 लाख टन्स के आसपास आए थे, जो 41% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अराउंड 42% का ग्रोथ देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। महाराष्ट्र सीमलेस ने रिसेंटली वॉलंटरी रीपेमेंट करी अपनी डेट की, अराउंड 315 करोड़ का रीपे कर दिया अपना डेट इंटरनल अक्रूवल से। इनफैक्ट ऑर्डर बुक पोजीशन भी महाराष्ट्र सीमलेस की काफी स्ट्रांग है, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक है एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर वर्सेस 1700 करोड़ जो हमने मार्च एंड में देखा था। जिंदाल 100 की भी बात कर लेते हैं, उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक पोजीशन में उछाल है, 6000 करोड़ के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक थी एट द एंड ऑफ जुलाई क्वार्टर वर्सेस 5200 करोड़ जो हमने प्रीवियस क्वार्टर में देखा था। इनफैक्ट जिंदाल 100 के मैनेजमेंट ने ऐसा भी कहा था कि ऑर्डर बुक पोजीशन कंपनी बिल्डअप कर रही है मार्केट वॉलेटिलिटी और डिमांड देखते हुए। बाकी इंडस्ट्री ट्रिगर्स की भी बात कर लेते हैं। चाइना से जो इंपोर्ट होता था स्टील, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और ये एक्सटेंड कर दी गई है 2026 तक। और ग्लोबल टेंडर्स की बात करें तो डोमेस्टिकली जो डिमांड जनरेट होती है उसमें ये रूल है कि 200 करोड़ से कम के लिए ग्लोबल प्लेयर्स बिड नहीं कर सकते, और ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सो कई सारे रीजंस है जिसके कारण इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइमरीली यही रीज़न है कि जो सेक्टर से इस सेक्टर के लिए डिमांड आती है, ऑयल एंड गैस, पेटकेम, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, इन सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया जा रहा है और उसी के चलते इनकी डिमांड बढ़ रही है और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, बहुत बढ़िया। पाइप शेयरों में तेजी क्यों, ये सारे फैक्टर्स समराइज करते हुए आशीषा आपको नजर आ रही थी, लेकिन मैं एक एक करके आपको कुछ पाइप कंपनी के चार्ट सिखाऊंगा और जल्दी से अपने टेक पैनलिस्ट के साथ और मयूरेश के साथ भी एक एक टारगेट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। महाराष्ट्र सीमलेस की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं वीनस पाइप्स, रत्नामनी, हरिओम पाइप्स और एपीएल अपोलो। चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब जल्दी से। वीनस पाइप्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, निपॉन एएमसी के ब्लॉक डील्स में नाम आए। डायरेक्टर साहब, हाँ ये देखिए कल 5% ऊपर था और 3 महीने का ग्राफ दिखाइए। किरण जल्दी से वीनस पाइप्स का चार्ट देख के टारगेट प्राइस, सिर्फ टारगेट प्राइस बताएं। वीनस पाइप की अगर मैं बात करूं तो 600 से लेके 650 के बीच में ये ऑलमोस्ट जो पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, तो 650 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हम इसको गिनेंगे और रीसेंट कंसोलिडेशन के हिसाब से 700 का हमारा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस इनफैक्ट अगर किसी को चाहिए तो 630। वैशाली, अगर आप हमें हरिओम पाइप्स के बारे में चार्ट पे चेक करके बताएं। हरिओम पाइप में भी पीएमएस और एचएनआई एक्शन काफी हुआ है लास्ट 1-2 महीने में। हरिओम पाइप्स I didn't know that actually. No, we were talking then what's another weird. Hariom pipes also trend एकदम ठीक है। मेरे ख्याल से ये एक नई एंट्री हो सकती है 260 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये स्टॉक नियर टर्म टारगेट रहेगा 295 to 300 लेवल्स। अगर आप रत्नामनी के चार्ट्स को चेक करके बताएं हमारे लिए। किरण, 2026 रत्नामनी लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। रत्नामनी अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। प्रीवियसली जो सपोर्ट था 1920-1950 का, वहां से स्टॉक में एक बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जब तक 1900 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे और ओवरऑल रिसेंट जो हाई बनाया उसने 2100-2150 के बीच में, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स 1900 का स्टॉप लॉस। तो रत्नामनी, मेटल्स, एपीएल अपोलो, महाराष्ट्र सीमलेस और वीनस पाइप्स, सारे के सारे पाइप स्टॉक्स और अभी सारे रैशनल हमें आशीषा ने बताएं। तो डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई, इंक्वायरीज में लगातार बढ़त है, एक्सपोर्ट डिमांड में भी बढ़त है और इनकी ऑर्डर बुक्स भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। मयूरेश, क्विक टेक आपका, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारे के सारे पाइप सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए उनमें से आपको कौन सा पसंद आता है? So I think Maharashtra Seamless, Mansi और Venus are looking very strong as per the O'Neill methodology. I think above pivot levels हैं और अच्छे खासे strongly trade कर रहे हैं। पर दो ही चीजें जो रिस्क फैक्टर्स उभर के आ सकती है, ये तिमाही के जो नतीजे आएंगे ये शायद थोड़े टफ हो प्राइवेट कंपनीज के लिए, क्योंकि पिछले तिमाही में काफी डीस्टॉकिंग हुई थी। काफी कंपनीज ने वही कहा था, प्राइस करेक्शंस की वजह से और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से रिपोर्टेड एबिटा पर टन थोड़ा लोअर लेवल्स पे था। तो शायद ये क्वार्टर थोड़ा टफ हो, बट Q3 ऑनवर्ड जैसे रीस्टॉकिंग वापस स्टार्ट होगी, नल से जल योजना और सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इससे ऑर्डर बुक अच्छा खासा प्रेप अप हो जाएगा। एंड बिकॉज इनपुट कॉस्ट्स हैव गॉन सिग्निफिकेंटली लोअर,
जो रीस्टॉकिंग इवन इनपुट कॉस्ट की होगी फॉर पाइप कंपनीज आई थिंक, और जो आई थिंक एंड यूजर्स में आई थिंक रीस्टॉकिंग होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। आई थिंक ये मार्जिन्स को आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक प्रभाव दे सकते हैं Q3 ऑनवर्ड्स। तो Q2 थोड़ा टफ हो सकता है, बट Q3 ऑनवर्ड्स आई थिंक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नंबर्स में आएगी। महाराष्ट्र सीमलेस इन वीनस probably stay outside our zone, which means that O'Neill methodology में I think अच्छा खासा मोमेंटम ये दो स्टॉक्स में बरकरार है। ऑलराइट, तो ये राय स्टॉक पे आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का फेस्टिव फंडा। और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह जुड़ चुके हैं। राहुल, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। त्योहारी माहौल है, ऐसे में डिमांड कैसी नजर आ रही है आपको, और ऐसे में आपकी तरफ से फंडामेंटल पिक्स कौन से होंगे? Hi, good morning. I think